जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे कमार जनजाति के बारे में। आज का टॉपिक बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करिए। साथ ही साथ अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि द कमार जो एस.सी. दुबे की पुस्तक है, इसमें दुबे जी ने कमार के बारे में क्या विशेषताएं, उनकी जो सामाजिक जीवन के बारे में जो उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनको किस तरह से व्यक्त किया है। तो जैसा कि ये स्पष्ट है कि ये द कमार जो है वो श्यामा चरण दुबे की एक पुस्तक है। ये पुस्तक जो है वो उनकी 1951 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कमार जनजाति हैं, ये बेसिकली जो है वो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है। यानी द कमार जो पुस्तक है, इस पुस्तक में श्यामा चरण दुबे जी ने मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किया था। और ये जो अध्ययन है वो वास्तव में उनका जो पीएचडी वर्क था, उन्होंने जो अपना जो शोध कार्य किया है वो द कमार जनजाति के ऊपर किया है। तो इस तरह से ये जो कमार है वो श्यामा चरण दुबे की पीएचडी वर्क है, शोध प्रबंध भी है और साथ साथ ये उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। और इस पुस्तक में श्यामा चरण जी ने यानी एस.सी. दुबे जी ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति का या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच का उपयोग करते हुए कमार जनजाति का जो है वो फील्ड व्यू किया था, क्षेत्र आधारित अध्ययन किया था। इस पुस्तक में यानी द कमार बुक में उन्होंने पूरे बुक को अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक को कुल 7 जो है वो चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। यानी दुबे जी ने जो कमार बुक लिखी है, इस बुक को उन्होंने 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और जिसमें से आप देख रहे हैं कि जो पहला चैप्टर है वो है प्रस्तावना। दूसरे भाग में, दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में दुबे जी ने कमार जनजाति के आर्थिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह से अध्याय 3 जो है वो कमार की सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है। अध्याय 4 जो है वो कमार जनजाति में जो उनके जो लाइफ सर्कल हैं, यानी उनका जो जीवन विवरण है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो उनके क्रियाकलाप है, उसका उसमें डिटेल है, उसका वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में, अध्याय 5 में उन्होंने जनजातियों के जो कानून हैं, यानी जो उनकी जो रूढ़ियां हैं, उनके जो अंधविश्वास के जो या उनकी जो परंपराएं हैं, इनका उल्लेख किया है। इसी तरह से अध्याय 6 में उन्होंने कमार जनजातियों में जो प्रचलित मिथक और जो कर्मकांड है उनका उल्लेख किया है। और अध्याय 7 में यानी अपने इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में एस.सी. दुबे ने जनजातियों के सांस्कृतिक संक्रमण की समस्या का उल्लेख किया। यानी जो कमार जनजाति है उसका जो दूसरी जो जातियों के साथ जो सांस्कृतिक संपर्क होता है, तो उस संपर्क के परिणाम स्वरूप जनजातियों में, कमार जनजाति में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो 1 से लेकर के 7 तक जो दुबे जी ने जो कमार जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, इसका हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि जो इसमें जो पहला पॉइंट है परिचय का, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो कमार है वो एक मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है और वर्तमान में ये जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना है तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के, तो ये जो कमार जनजाति है अब छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है।
तो छत्तीसगढ़ में जो दो ज़िले हैं, गरियाबंद और धमतरी ज़िला, इन दोनों ज़िलों में कमार जनजाति की बहुतायत है, यानी उनकी आबादी ज़्यादा पाई जाती है। अगर वर्तमान की बात करें तो हालाँकि ये तो एससी रूबे के स्टडी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से यहाँ हम बताएँगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो कमार जनजाति की जो आबादी है वो लगभग 27,000 के आसपास है। और इनकी जो साक्षरता है वो 47.7% है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता है वो 58.8% है, और जो महिलाओं की जो साक्षरता है वो 37% है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कमार जनजाति है वो, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो शिक्षा की दृष्टि से जो ये जनजाति है वो काफ़ी पिछड़ी जनजाति है। एक जो विशेष बात आपको बताना चाहेंगे कि जो दुबे जी ने कहा कि जो कमार जनजाति है वो एक द्रविड़ मूल की जनजाति है, यानी जो द्रविडियन जो कल्चर है वो इस कमार जनजाति में आपको प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कमार लोगों का जो सामाजिक जीवन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, या ये जो अध्ययन है वो दुबे जी का एक शोध प्रबंध था, उनका जो पीएचडी वर्क था। तो इसमें उन्होंने जब छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश की जो कमार जनजाति का जो उन्होंने अध्ययन किया, तो उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो कमार जो लोग होते हैं, यानी कमार लोगों का जो गांव होता है वो आमतौर पर बिखरा हुआ होता है, और गांव में 10-15 घर होते हैं। वैसे इनका गांव जो है वो 5-7 घरों से मिलकर भी बन जाता है। ज़्यादातर अगर उनके जो मकान की बात करें तो उनका जो मकान होता है वो कच्चा होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है। और उनके यहाँ ज़्यादातर, यानी कमार के घरों में, ज़्यादातर घरों में घरों के बाहर एक छोटा सा छप्पर या मड़वा होता है, जिसके नीचे ये लोग बैठ करके चुंगी पीते हैं और गपशप करते हैं। तो ये कमार जनजाति की जो एक सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता है कि इनके जो मकान होते हैं वो कच्चे होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं, और ये चूना से या सफ़ेदी से उसको, उनकी दीवारों को उसकी पुताई करके रखते हैं। और हर मकान के बाहर जो है वो एक छोटा सा मड़वा या छप्पर होता है, जहाँ पर बैठ कर के ये लोग आपस में पर चर्चा करते हैं, और जो चुंगी जो है वो, जिसको आप समझ लीजिए कि एक तरह से हुक्का समझ लीजिए, उसका सेवन करते हैं बैठ कर के। वहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, और वहाँ पर बैठ कर के बीड़ी और चुंगी बैठ कर के पीते हैं। इसके बाद अगर उनके मकान की संरचना की बात करें तो जो कमार लोग हैं उनके घर में सोने का एक घर होता है, यानी शयन करने के लिए एक ही कमरा होता है, जिसमें घर का ज़रूरी सामान भी रखा होता है, और घर के आंगन के एक हिस्से में रसोई घर और दूसरे हिस्से में जो है वो पूजा घर बना होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो कमार जनजाति के जो लोग हैं उनमें बेसिकली मकान बहुत बड़े-बड़े नहीं होते हैं, उनका मकान छोटा होता है, और उसमें एक ही कमरा होता है, और उसी कमरे में वो अपने घर के जो अपनी आवश्यकता की, अपनी ज़रूरत के जो सारे सामान हैं उसमें वो इकट्ठा करके रखते हैं, और उसी घर में उनका पूजा घर और उनकी रसोई भी सम्मिलित होती है। घर का जो सारा कार्य है वो महिलाएं ही करती हैं, जबकि घर परिवार का जो निर्णय है वो पुरुष लेता है। यानी जो कमार जनजाति है वो, आगे आपको हम बताएंगे कि कमार जनजाति जो है वो एक पितृ सत्तात्मक परिवार है, यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पर जो घर परिवार के जो सारा कार्य है वो महिलाएं ही करती हैं घर के अंदर का। और परिवार के जो जैसे कि पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता होती है कि इसमें परिवार के जो सभी निर्णय हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। महुआ जो है, या आप कह लीजिए कि जो महुए से जो बनने वाली जो कच्ची शराब है वो कमार जनजाति का प्रिय पेय होता है। यानी महुआ के बिना जो है वो कमार लोगों की कोई भी रस्में पूरी नहीं होती है।
चाहे वह उनके घर की नींव हो, बच्चे का जन्म हो या विवाह हो। हर छोटे कार्य से लेकर के बड़े-बड़े अवसरों पर इनके यहाँ महुआ का जो है वो शराब का सेवन किया जाता है। ये छोटी उम्र में ही अपने बच्चों को महुआ चटाना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कि जो कमार जनजाति है वो एक पिछड़ी जनजाति है और बहुत ज़्यादा नशा करने की जो आदत है इनकी, इस आदत के कारण जो है वो कमार जनजाति जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और इनके यहाँ जो इस नशे की जो लत है, नशे का सेवन करने की जो इनकी आदत है, इस कारण से इनके यहाँ बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। यानी जो कमार लोगों में जो औसत आयु है वो आयु से कम होती है। ये नशे का सेवन करने के कारण जो है वो अधिकांश जो लोग हैं वो कम उम्र में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। सामान्य जीवन की बात करें तो जो महिलाएं हैं यहाँ पर पहनावा की बात करें तो महिलाएं जो हैं वो लुगड़ा या पोलका पहनती हैं। इसी तरह से जो पुरुष हैं वो पंछा यानी जिसको छोटी धोती बोलते हैं, इसका सेवन करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो कमार लोग हैं वो साधारण जीवन ही व्यतीत करते हैं, यानी सीधा-साधा जीवन व्यतीत करते हैं और अमूमन जो है वो नंगे पाँव रहना पसंद करते हैं। आप देखेंगे तो जो कमार जनजाति के लोग हैं वो अपने पैर में कोई जूता-चप्पल नहीं पहनते हैं, अमूमन वो नंगे पाँव ही रहते हैं। महिलाएं जो है वो नकली धातु जिसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ गिल्ट बोलते हैं, तो महिलाएं जो हैं वो गिल्ट जो है वो उसका सेवन करती हैं। गिल्ट एक धातु होती है जो चांदी की तरह से जो है वो चमकदार होती है, लेकिन वो चांदी वास्तविक चांदी नहीं होती। तो महिलाएं जो है वो नकली धातु पहनती हैं और महिलाओं में जो है वो अपने पैरों पर, हाथों पर गुदवाने की जो है वो परंपरा विशेष रूप से प्रचलित होती है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो कमार जनजाति है वो गुदवाने वाली जो है वो सबसे अधिक जो है वो गुदवाने वाली जनजाति है। और ये गुदवाने के लिए यानी अपने जो महिलाएं हैं वो जब अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो है वो गुदवाती हैं और अपने ये जो है इस गुदना के लिए ये जनजाति विशेष रूप से जानी जाती है। यानी आप देखेंगे तो आप ऊपर से देख करके ही इस जनजाति को आप स्पष्ट रूप से आप देख करके पहचान सकते हैं। अगली जो विशेषता है कि यहाँ पर जो यानी कमार जो लोग होते हैं इनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं और ये अपने साथ जो है वो धनुष बाण और कुल्हाड़ी जो है वो साथ में लिए होते हैं। यानी अब अगर आप देखेंगे तो जो कमार जो पुरुष होते हैं वो अपने साथ धनुष बाण, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का जो जाल है वो अपने साथ रखते हैं। यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कमार जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर गुदवाती हैं। तो यहाँ पर ये आपके परीक्षा की दृष्टि से हम बताना चाहेंगे कि गुदवाने के लिए ये लोग जो हैं वो गाढ़ा या देवार जाति के लोगों को बुलाते हैं। यानी शरीर पर गोदने के लिए गाढ़ा या देवार जाति के लोग जो हैं वो बुलाए जाते हैं और यही लोग जो हैं वो महिलाओं के हाथ पैर या उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गुदने की गुदाई करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो कमार जनजाति है वो पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था वाली जनजाति है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कमार जनजाति के लोगों में घोड़े को छूना मना होता है। ये घोड़े को ना तो पालते हैं और ना ही इसको छूते हैं, या कह लीजिए कि ना तो इसकी घुड़सवारी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो जनजाति हैं वो घोड़े को अगर छू लेती है तो उन्हें पाप लग जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो जनजाति है वो बाल नहीं कटवाती है सामान्यतया। इनके बाल
लंबे लंबे होते हैं, और अगर बाल काटना हुआ तो ये खुद से काटते हैं, यानी बाल कटवाने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाते हैं। ये अपने घर में ही खुद से अपने हाथ से ही एक दूसरे का बाल काट लेते हैं। और अमूमन इनके यहाँ जो बाल काटने की जो परंपरा है वो किसी की मृत्यु के समय ही बाल कटवाते हैं, यानी ये घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय ये बाल कटवाते हैं, अन्यथा ये बाल अपने नहीं काटते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे कि बाल कटवाने से जुड़ी हुई, तो चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये घर में किसी सदस्य के मृत्यु होने पर ही बाल कटवाते हैं, तो मृतक संस्कार के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कमार जो जनजाति के जो लोग हैं, वो मृतक को जो है वो उपयोगी सामानों के साथ दफनाते हैं। यानी मृतक को जो है इनके यहाँ जलाया नहीं जाता है। इनको ये कमार लोग जो हैं वो जो शव है उसको जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को साथ में रख करके उनको दफना दिया जाता है, और शव का जो सिर है वो उत्तर की दिशा में रखा जाता है, और उसका पैर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। और इनका जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, यानी जो बाल मुड़वाने की जो प्रक्रिया है वो तीसरे दिन शुरू होती है, यानी जब शव की यानी मृतक व्यक्ति के मृत्यु के तीसरे दिन बाद जो है ये लोग अपना बाल मुड़वाते हैं। तो बाल मुड़वाने की इनकी जो परंपरा है, इसको तीजन हावन के नाम से जाना जाता है। तीजन हावन का मतलब है कि अपने मृत व्यक्ति के मृतक के तीसरे दिन, यानी मरने वाले के तीसरे दिन, जब 3 दिन बीत जाता है तो उस दिन ये लोग अपने सिर के बाल उठवाते हैं, उतरवाते हैं। इस बारे में एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कमार जो जनजाति के जो लोग हैं वो अमूमन उस घर को त्याग करके एक दूसरा नया घर बनाते हैं। यानी अगर घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कमार लोग जो है उस घर को छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ करके उसके बगल में एक दूसरा घर, नया घर बना करके उसमें रहना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जो पुत्र होता है, यानी जो लड़का है, उसके विवाह के बाद वो अपने पिता के घर के बगल में, यानी अपने घर मुख्य घर को छोड़ करके एक नया घर बना लेता है। यानी इनके यहाँ ये परंपरा है कि जब किसी लड़के का विवाह हो जाता है तो वो विवाह के बाद जो है वो अपने पिता के घर में नहीं रहता है, पिता के घर से बगल जो है वो अपना एक नया घर बना करके रहता है। कमार जनजाति में जो पंचायत प्रमुख है या प्रधान जो है उसको करहा बोला जाता है। ये जो करहा है, यानी जो पंचायत प्रमुख है, वो अपने समुदाय के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। यानी जो उनकी जो जाति का जो प्रमुख है, प्रधान है, जिसको उनकी भाषा में करहा बोला जाता है, तो ये जो लोग करहा जो है वो अपने समुदाय से या जाति से जुड़े हुए जितने भी जो समस्याएं होती हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, उनका निपटारा इसी जाति पंचायत के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पर स्पष्ट है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कि जो कमार जनजाति है वो 2 मुख्य उपवर्गों में विभाजित है। एक है बुधराजिया और दूसरा है मकाड़िया। यानी जो कमार जनजाति है वो 2 उपवर्गों में विभाजित है। एक तो बुधराजिया है और दूसरा है मकाड़िया। ये जो बुधराजिया है वो स्वयं को मकाड़िया से अपने आप को उच्च मानते हैं। ये जो जनजाति ये जो उपवर्ग है, यानी जो बुधराजिया उपवर्ग है, ये बंदरों के मांस को नहीं खाते हैं, और जो मकाड़िया जो उपजाति है ये बंदरों के मांस को खाते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बंदरों के मांस खाने या न खाने की जो कहानी है वो रामायण काल की जो प्रचलित कुछ किंवदंतियों के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ये जो कमार जनजाति है वो 2 उपवर्गों में विभाजित होती है, एक बुधराजिया और दूसरी मकाड़िया। जो बुधराजिया जो उपजाति है वो अपने आप को मकाड़िया उपजाति से
उच्च मानती है, श्रेष्ठ मानती है। अगर गोत्र की बात करें तो कमार जनजातियों में गोत्र के 6 मुख्य रूप पाए जाते हैं। यानी जो कमार जनजाति है उसमें 6 गोत्र प्रचलित होते हैं या पाए जाते हैं, जिनमें से नेताम, कंजाम, मरकाम, मराई और सोड़ी और जगत, ये 6 जो हैं वो जनजातियों कमार जनजाति में जो प्रचलित गोत्र हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कमार जनजाति जो है वो 6 प्रकार के गोत्र में डिवाइडेड है, यानी इनके यहाँ 6 प्रकार के गोत्र प्रचलित हैं या पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें कमार जनजाति के आर्थिक जीवन की, तो कमार जनजाति के जो लोग हैं इनका जो मुख्य कार्य है वो बांस शिल्प पर आधारित होता है। ये टोकरी, मछली पकड़ने की जाल के अलावा अन्य जो है वो बांस के जो सामान है वो बनाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कमार जनजाति के जो लोग हैं वो बांस शिल्प कला में एक निपुण जनजाति होती है। यहाँ के इनके यहाँ जो बांस पर आधारित अनेक प्रकार के लघु उद्योग प्रचलित होते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर है कि जो कमार जनजाति है इनका मुख्य कार्य बांस पर आधारित होता है। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो शहद इकट्ठा करने का काम भी करते हैं। और चूँकि ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कमार जनजाति के लोग हैं ये एक शिकारी जनजाति होती है और ये अपने साथ जो है वो तीर धनुष और कुल्हाड़ी और मकड़ी पकड़ने का जाल हमेशा साथ में रखते हैं। शिकार है तो शिकार करने में ये लोग खरगोश, गिलहरी, चूहे आदि का शिकार करते हैं। यानी इनकी जंगली जानवरों में मछली, गिलहरी, चूहे के साथ साथ खरगोश के शिकार में इनकी विशेष रुचि होती है। ये लोग अपने घर के आसपास जो है वो एक बाड़ी बना करके रखते हैं और उस बाड़ी में जो है सेम, लौकी और मिर्च की जो फसल है वो उगाते हैं। यानी ये जनजाति के जो लोग हैं, कमार जनजाति के जो लोग हैं, वो अपने घर के आसपास जो है वो घर के आसपास जो है वो एक थोड़ा सा एक कह लीजिए कि क्यारी बना करके रखते हैं और उस क्यारी में ये लोग सेम, लौकी और मिर्च आदि जो पौधे हैं इनको उगाते हैं। और कमार जनजाति जो है वो मुख्य रूप से दहिया जो खेती के लिए जाने जाते हैं। दहिया जो कृषि है वो एक तरह से स्थानांतरित कृषि होती है। दहिया इसको इसलिए बोला जाता है कि ये जो कमार जनजाति के जो लोग हैं जहाँ पर खेती करते हैं वहाँ पर जंगलों के जो पेड़ हैं उनको काट करके उनकी जो टहनियाँ हैं और जो उनकी जो पत्तियाँ हैं उनको ज़मीन पे रख करके उनको जला देते हैं और फिर वहाँ पर जो उसकी जो राख होती है उस राख में फिर वो जो बीज हैं उनको पानी डाल करके उन बीजों की बुआई करते हैं। यानी कमार जनजाति के जो लोग हैं वो जंगलों को पहले आग लगा देते हैं और फिर आग की राख में बीजों को डाल देते हैं और इस कारण से आग लगा करके खेती करने की उनकी ये जो परंपरा है, इस परंपरा के कारण इस परंपरा यानी आग लगा करके खेती करने के कारण ही इनकी खेती को हम लोग दहिया खेती कहते हैं। यानी ये जो दहिया खेती है वो कमार जनजाति से संबंधित है। और हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जनजातियां हैं यानी कमार लोगों में कुछ लोग जो हैं वो अब अस्थाई खेती करना शुरू कर दिए हैं और अस्थाई खेती करने के अंतर्गत ये लोग जो है वो धान, कोदो, उड़द और मूंग की जो फसलें हैं इसको उगाते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो जो जंगल से तेंदूपत्ता, शहद, आंवला, महुआ, लाख और चिरौंजी जो है वो इकट्ठा करते हैं और इसे साप्ताहिक बाजार में बेच करके अपनी जो ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। यानी ये जंगल से इन सामानों को कलेक्ट करके और उनका जो साप्ताहिक जो हाट लगता है, जो बाजार लगता है,
वहाँ ले जाकर के इसको बेचते हैं और बेच करके फिर जो उनके घर में जो ज़रूरत के जो सामान होते हैं जैसे बर्तन आदि हैं, इनको खरीदते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कमार जनजाति के धार्मिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम आपको बताना चाहेंगे कि कमार जनजातियों में कचना धुरवा को अपना ये लोग अपना रक्षक मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये लोग लोहे को जो है वो लोहे की पूजा करते हैं और लोहे की बनी दुर्गा माता को यानी लोहे को जो है वो दुर्गा माता का अवतार समझ करके ये लोग उसकी पूजा करते हैं। अगर अन्य प्रमुख देवी देवताओं की बात करें तो कमार जनजाति के जो अन्य प्रमुख देवी देवता हैं उसमें बूढ़ा देव यानी शिव, बूढ़ा देवी यानी पार्वती, दूल्हा देव और हनुमान जी की जो है वो पूजा होती है। यानी कचना धुरवा के अलावा ये लोग जो हैं वो बूढ़ा देव, बूढ़ा देवी, दूल्हा देव और हनुमान जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि किसी बीमारी या विपत्ति के समय में ये लोग बैगा जो जनजाति है यानी बैगा समाज के यानी इनके समाज का जो पुजारी होता है उसके पास जो है वो जाते हैं और उसके उसके पास जा कर के ये झाड़ फूँक भी करवाते हैं। यानी देवी देवताओं की पूजा करने के अतिरिक्त जो है वो कमार जनजाति के जो लोग हैं वो झाड़ फूँक या जिसको अंधविश्वास कहते हैं इसमें भी विश्वास रखते हैं और ये लोग जो हैं वो बैगा पुजारी के पास जा कर के अपनी बीमारी या अपनी विपत्ति का झाड़ फूँक करवा करके इलाज करवाते हैं। कमार जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता है उसको बामन देव बोला जाता है। तो बामन देव जो है वो कमार जनजाति का सबसे बड़ा देवता होता है। विवाह पद्धति की बात करें तो विवाह पद्धति के अंतर्गत जो कमार जनजाति में सेवा विवाह और सह पलायन विवाह जो है वो प्रचलित होता है। इनके यहाँ जो है वो गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन होता है। यानी जो एक कमार जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी जो जाति है उससे बाहर अपनी जाति में लेकिन अपने गोत्र से बाहर जो है वो विवाह करते हैं। इनके यहाँ जो है वो बाल विवाह की परंपरा होती है। सामान्यतः 12-13 वर्ष की आयु की लड़की और 14-15 वर्ष के लड़के की जो है का विवाह कर दिया जाता है और मंगनी के बाद 2-3 महीने तक लड़की जो है वो लड़के के यहाँ आकर के रहती हैं। इसमें किसी तरह की कोई इसको कोई बुराई नहीं मानी जाती। यानी जिसको बोलते हैं सहमति विवाह, यानी विवाह से पहले जो है वो मंगनी के बाद जो जिस लड़की से विवाह होना है वो लड़की जो है वो लड़के के घर आकर के 2-3 महीने तक रखती है, उसको जानने समझने का प्रयास करती है कि अगर उसको पसंद आता है तो फिर वो उसके साथ विवाह करती है, अन्यथा फिर वो विवाह उसके साथ नहीं करती है। कमार जनजाति के अंतर्गत ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह को मान्यता दी जाती है। यानी जो कमार जनजाति के लोग हैं वो अपनी ही जाति के दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं लेकिन मामा और बुआ के लड़के और लड़की के बीच में वैवाहिक संबंध को वरीयता दी जाती है। इनके यहाँ एक खास विशेषता और है विवाह से जुड़ी हुई कि कमारों में कभी कभी जो है वो ससुराल वाले लड़के को घर जिया या जिसको हम लोग अपने यहाँ घर जमाई बोलते हैं यानी के रूप में इनको अपने घर पे रख लेते हैं। कमार जनजाति में बहुपत्नी विवाह की प्रथा भी प्रचलित होती है लेकिन विधवा विवाह का यानी विधवा के पुनर्विवाह का कोई नियम प्रचलित नहीं होता है। यानी जो कमार जनजाति है वो बहुपत्नी विवाह की प्रथा उनके यहाँ पाई जाती है लेकिन विधवा पुनर्विवाह पर इनके यहाँ रोक लगी हुई होती है। लेकिन यदि कोई चाहे तो विधवा को चूड़ी पहना करके अपने यहाँ रख सकता है। विवाह की जो रस्म है वो महलिया जो लड़के के रिश्ते का भाई या उसका बहनोई होता है उसके द्वारा किया जाता है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो कमार जनजाति है इनके यहाँ वधू मूल्य से लेकर के विवाह तक
का जो सारा खर्च है वो लड़के के द्वारा ही वहन किया जाता है। यानी कमार जनजाति में वधू मूल्य की परंपरा होती है और वधू मूल्य के साथ साथ इनके यहाँ जो विवाह में जो होने वाला जो सारा खर्च है वो वर पक्ष के द्वारा यानी लड़के के द्वारा ही उसका निर्वहन किया जाता है। अंत में हम लोग बात करते हैं कमार जाति में जो प्रचलित जो त्योहार हैं और उनके जो मनोरंजन के जो साधन है। तो उसमें आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि जो कमार जनजाति जो लोग होते हैं इनके यानी कमार समाज में अपने नियम और परंपराएं होती हैं। इनके यहाँ जैसे हम आपको एक उदाहरण बताना चाहें कि इनके यहाँ लड़की के जन्म पर जो प्रसूता है उसको 1.5 महीने और लड़के के जन्म पर जो है उसको 1 माह तक घर के बाहर रखा जाता है। यानी जब किसी महिला को लड़की पैदा होती है तो उसको 1 महीने तक घर से बाहर रहना पड़ता है और अगर लड़का पैदा होता है तो उसको 1.5 महीने तक अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। यानी वो घर के बाहर ही रहती है। इसके अलावा अगर उनके जो त्योहारों की बात करें तो इनके यहाँ नवाखाली त्योहार मनाया जाता है। नवाखाली का मतलब ये होता है कि जब ये इनके यहाँ जो फसल कटाई होती है तो फसल कटाई के बाद ये लोग जब नई फसल कट जाती है तो उसके बाद जो है ये नवाखानी त्योहार मनाते हैं, जिसमें नई फसलों से जो कुछ पकवान बना करके उसको पत्ते पे रख करके उसका जो है वो एक भोज के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से नवाखानी जो त्योहार है वो कमार जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा होली, दीपावली और दशहरा आदि जो त्योहार हैं वो भी इनके यहाँ मनाए जाते हैं। एक विशेष नृत्य इनके यहाँ जो लोक नृत्य के रूप में प्रचलित होता है वो शुआ नृत्य है। यानी शुआ जो लोक नृत्य है वो कमार जनजाति के से संबंधित है। ये जो लोक नृत्य है वो दीपावली के आसपास मनाया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत एक बांस की टोकरी के अंदर तोते को रख करके कमार जो महिलाएं हैं इसके इर्द गिर्द यानी इसके चारों ओर जो है वो इसके चारों ओर घूम घूम करके नृत्य करती हैं। अपने लोक नृत्यों में ये लोग जो है वो मादर जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं। यानी वाद्य यंत्र के अंतर्गत मादर वाद्य यंत्र, लोक नृत्य के अंतर्गत सुआ लोक नृत्य और त्योहार के अंतर्गत जो है वो नवाखानी जो त्योहार है वो कमार जनजाति की विशेषता है या उसकी एक प्रमुख पहचान के रूप में देखी जा सकती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने एस.सी. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे जी ने जो कमार जनजाति का जो उन्होंने अध्ययन किया है, अपना जो शोध कार्य किया है, उसमें कमार जनजाति की जो विशेषताएं हैं, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन है, उनका जो धार्मिक जीवन है, इन सब के बारे में हमने आपको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है। इसमें जो कुछ भी कमी रह गई होगी तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे और अपना जो प्यार आशीर्वाद जो आप जैसे देते रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू उसको बनाए रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।